बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो स्टडी टाइम विद अमारा शाह। कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब खैरियत से होंगे। और आप बच्चों के सामने मैंने दो बुक्स रखी हुई हैं, एक जो है वो मैथ की है और एक जो है वो फिजिक्स की है। ठीक है, आपको ऑलरेडी एक शॉर्ट के जरिए मैंने बता दिया था कि बुक्स आ चुकी हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं, अब आप वो खरीद सकते हैं। इसके अलावा भी जो बुक्स पहले उन्होंने अपलोड की हैं, एक दो दफ़ा उन्होंने जो है पीडीएफ फॉर्म में आपको अवेलेबल दी हैं, आपको की हैं अवेलेबल, लेकिन वो था कि उनमें भी अब चेंजिंग है। वो जो आपको पीडीएफ में अवेलेबल थी पहले बुक्स, उनमें भी अब चेंजिंग आई है। ठीक है, तो ये जो न्यू बुक्स आई हैं इनको मार्केट से परचेज कर लें और अपने लेक्चर्स जो है वो तैयार करना शुरू कर दें, क्योंकि फर्स्ट ईयर की बुक्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा बदल गई हैं और उनके अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग आ गई हुई है। ठीक है, जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी जो है अपने लेक्चर्स याद करना शुरू कर दें ताकि आपका सिलेबस जल्दी खत्म हो। ठीक है, इस बार जो है वो मैथ के भी चैप्टर्स काफ़ी ज़्यादा है, मैं आपको एक दफ़ा दिखा देती हूँ। वैसे तो ये जो अभी फिलहाल का ये जो वीडियो है वो फिजिक्स के ऊपर मैंने बनानी है, लेकिन एक दफ़ा आपको ओवरव्यू करवा देती हूँ। ये देखिए यहाँ पे जो है ना मैथ के चैप्टर्स हैं ऑलमोस्ट 14, तो 14 चैप्टर हैं। इनको कवर करने के लिए फिर आपको इनकी तैयारी भी इस लिहाज से करनी पड़ेगी। इनमें जो है ना जो बच्चे प्री इंजीनियरिंग वगैरह कर रहे हैं उनको मैं बता देती हूँ। यहाँ पे बेटा उन्होंने एक चैप्टर सेकंड ईयर का भी ऐड कर दिया हुआ है, ये डिफरेंशिएशन वाला। उसके बाद लिमिट एंड कंटिन्यूटी वाला एक चैप्टर ये भी मतलब उन्होंने सेकंड ईयर से ऐड कर लिया है। वेक्टर इन स्पेस वाला भी इन्होंने सेकंड ईयर से ऐड किया है, यानी कि कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो सेकंड ईयर से उन्होंने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। बाकी कुछ तो ऑलरेडी पहले ही इसमें होते थे, इसका मतलब पहले वाले ही हैं, कोई इतना इशू नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो इन्होंने नए ऐड किए हैं, उनकी तैयारी के लिए फिर आपको अभी से प्रिपेयर होना पड़ेगा, अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब आ जाते हैं अपने जो टॉपिक की तरफ, जो है हमारा फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे इसको मैं आपके सामने कर देती हूँ। ये है फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर जो कि हमने स्टार्ट करना है मेजरमेंट्स के बारे में। ठीक है, तो इसके भी पहले आप देख लें टोटल चैप्टर कितने हैं। यहाँ पे देखिए जी, मेजरमेंट आपका पहला चैप्टर है, फिर फोर्स एंड मोशन है, फिर सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन है, फिर वर्क एंड एनर्जी है। ये तो ऑलमोस्ट आपने 9th क्लास में भी किए हैं, इसलिए आपको थोड़ा बहुत आइडिया है। उसमें फिर सॉलिड एंड फ्लूइड आ जाएगा, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स आ जाएगा, वेव एंड वाइब्रेशंस आएगा। उसके अलावा फिजिकल ऑप्टिक्स आएंगे। कुछ तो ये वही है, नाम आपने सुने हुए हैं, लेकिन ये वही नहीं है, उनमें कुछ से ज़्यादा एक्सप्लेनेशन है, कुछ नई चीज़ें हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताया जाएगा, और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स है। ठीक है, टोटल 12 चैप्टर्स हैं और जितनी जल्दी हो सके हम कोशिश करेंगे अपने ये तमाम चैप्टर्स खत्म करें ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो, आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर है हमारा मेजरमेंट्स के बारे में। तो मेजरमेंट्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये हर फिजिक्स की बुक में सबसे पहला चैप्टर आपका मेजरमेंट्स का ही होता है। ठीक है, 9th में भी यही था, 10th में नहीं था, लेकिन चलो 9th और फर्स्ट ईयर का सेम होता है। तो मेजरमेंट्स के बारे में आपको ऑलरेडी पता है कि वो इंस्ट्रूमेंट्स होंगे जिनकी हेल्प से आप मेजरमेंट करते हैं, चीज़ों को मापते हैं। ठीक है, इसमें आप लोगों ने 9th क्लास में भी मतलब मैंने लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। 9th क्लास में फर्स्ट चैप्टर जो था उसमें आपने यही बेस यूनिट ड्राइव यूनिट वगैरह ही किए थे। अभी जो न्यू बुक आई है उसमें भी इसी तरह ही है, बेस यूनिट और ड्राइव यूनिट ही है। तो मेजरमेंट का फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा, उसमें सबसे पहले आपको कुछ बेसिक्स बताई जा रही है, कुछ इंट्रोडक्शन वगैरह बताया जा रहा है कि क्या क्या मतलब फिजिक्स की हेल्प से हमने किया है और क्या क्या जो है वो हम आगे कर सकते हैं, नई इन्वेंशन कर सकते हैं। ठीक है, फिजिक्स इज द मोस्ट फंडामेंटल ब्रांचेस ऑफ फिजिकल साइंस। तो सबसे पहले हम इसकी रीडिंग करते हैं। फिजिक्स के बारे में बता रहे हैं कि ये एक बुनियादी ब्रांच है, बुनियादी एक जो है ना किस्म है फिजिकल साइंस की। ठीक है, एंड इट प्रोवाइड द बेसिकल प्रिंसिपल्स एंड लॉज which help to understand the mysterious of other branches of science such as एस्ट्रोनॉमी। अब एस्ट्रोनॉमी का वर्ड जब आएगा तो आपके जहन में फौरन आ जाना चाहिए कि माहिर फल्कियात, यानी कि ये तारों सितारों चांद सूरज के हवाले से जो है स्टडी होगी। उसके बाद है केमिस्ट्री, आपको पता है ये एटम्स की स्टडी है। जियोलॉजी मतलब कि जमीन की स्टडी, जियो का वर्ड जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे आपको मतलब फौरन आपके जहन में आ जाना चाहिए कि ये जमीन के बारे में है। बायोलॉजी है तो ये लिविंग थिंग के बारे में होगा। एंड हेल्थ साइंसेज यानी कि सेहत के हवाले से जो भी साइंस है उसके हवाले से हर जगह पे जो है ना फिजिक्स जो है वो हेल्पफुल हो रही है। ठीक है, उसके बाद आएगा द टूल्स टेक्निक्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ फिजिक्स। टूल्स कहते हैं आलात हैं, फिर टेक्निक्स कुछ ऐसे मेथड, कुछ ऐसे टेक्निक यूज करते हैं जिनकी मदद से हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो कि हमारी आम लाइफ में यूज हो रही हैं। हैव ट्रांसफॉर्म आवर ड्रीम्स, जिन्होंने बदल दिया है हमारे
ख्वाबों को इनटू रियलिटी, इसमें रियलिटी में हमारी मतलब जो हमारी सोच थी, जो हमारे ख्वाब थे, उन तमाम चीजों को फिजिक्स की हेल्प से हमने जो है वो रियलिटी में चेंज कर दिया है, असल अपनी जिंदगी में उसको ले आए हैं। दी कंफर्ट्स एंड प्लेयर्स, कंफर्ट कहते हैं आराम और सुकून जो हमारा था, ठीक है। द कंफर्ट एंड प्लेयर्स एडिड इन आवर लाइफ, कहता है हमारी जिंदगी में अब सुकून आ चुका है, अब हम हर चीज के ऊपर जो है ना आराम से गौर व फिक्र कर सकते हैं। अगर आपने किसी रिलेटिव से बात करनी है तो आप उससे आराम से मोबाइल की हेल्प से बात कर सकते हैं। पहले तो ये जब दौर था, जब मोबाइल नहीं होता था, तब खतों के जरिए या फिर कई दूर मील सफर तय करके जाना पड़ता था मिलने के लिए। अब वो सिस्टम नहीं है, अब आप वीडियो कॉल कर सकते हो, वॉइस कॉल कर सकते हो, यानी कि इंसान को बहुत ज्यादा सहूलत मिल चुकी है, ठीक है। टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग इन आवर एवरीडे लाइफ, हमारी आम लाइफ में टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग ने बहुत ज्यादा हेल्प की है हमारी जिंदगी को आसान बनाने में। दी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसे हम कहते हैं आईटी, आप लोगों को मैं काफी दफा ये वर्ड बता चुकी हूँ। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को शॉर्ट फॉर्म में आई और टी पढ़ा जाता है। इसका फर्स्ट लेटर ले लेते हैं और इसका भी फर्स्ट लेटर आईटी। हैज entirely changed the outlook of mankind, यानी कि मैनकाइंड, इंसानियत की जो आउटलुक है वो भी चेंज हो गई है आईटी की हेल्प से। अब आप अपने इर्द गिर्द देखिए, दुनिया की हर सहूलत आप लोगों के पास मौजूद है। लाइट आ गई है, उसके अलावा मोबाइल, इंटरनेट, हर चीज की सहूलत है। लैपटॉप्स वगैरह हैं, टैब्स हैं। द फास्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, वही वर्ड उसने दोबारा यूज किया है कि तेजी से जो कम्युनिकेशन का दौर आ चुका है। हैव ब्रॉट द पीपल टू द एंटायर वर्ल्ड इन सो क्लोज, अब हमें लगता है हम एक दूसरे के पास ही मौजूद है, बेशक हम दूसरे मुल्क में भी हों। हमें बात करने का या एक दूसरे को देखने का जो एक पहले दौर में होता था कि हर एक के जेब में होता था, हमने बाहर की कंट्री में अपने किसी रिलेटिव को भेज दिया तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी, हमें वो कई सालों बाद मिलना है या हमारा राब्ता भी होना नहीं है तो मुश्किल हो जाएगी। लेकिन आजकल के दौर में इतना आसान हो गया, लगता है जैसे हम एक दूसरे के पास ही बैठे हुए हैं। दैट दी होल वर्ल्ड हैज बिकम अ ग्लोबल विलेज, अब ऐसे लगता है पूरी दुनिया ही एक विलेज बन गया, एक गाँव। आपको पता है गाँव में क्या होता है, हमें हर घर का पता होता है कि हर घर में क्या हो रहा है, उसके क्या मामला है, उसके घर में किस तरह का सिस्टम है। एक गाँव, छोटे गाँव में यही होता है ना। वही वो बता रहे हैं कि जो पूरी दुनिया है वो एक ग्लोबल विलेज बन चुका है, जहाँ पे हमें हर एक के बारे में पता होता है। कहाँ से? टेक्नोलॉजी की हेल्प से, मोबाइल की हेल्प से। Physics is an experimental science and the scientific method emphasize the need of accurate measurement of various measurable physical quantities. Physics क्या करता है? जितनी भी measurable quantities हैं उनको accurately measure करता है। आपको पता है, आपने वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज वगैरह भी पढ़े हैं 9th क्लास में, ये उसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। दिस चैप्टर इज stresses in understanding the concept of measuring techniques and रिकॉर्डिंग स्किल्स, कहता है इस चैप्टर के अंदर आप डिफरेंट टेक्निक्स पढ़ेंगे मेजरमेंट की, और फिर उसको रिकॉर्डिंग करने के हवाले से स्किल्स भी पढ़ेंगे, इसको रिकॉर्ड कैसे किया जा सकता है, ठीक है। ये जस्ट अंडरस्टैंडिंग थी, आपने इसको लर्न नहीं करना, ठीक है। इसमें जो चीज लर्न करने वाली है वो ये है, इसको आपने लर्न करना है क्योंकि ये आपकी एमसीक्यूज बन सकती है। कंप्यूटर चिप्स आर मेड फॉर फ्रॉम सिलिकॉन। सिलिकॉन क्या कहते हैं? ये एक ऐसी धात है जिसकी मदद से आप चिप्स वगैरह बनाते हैं जो कंप्यूटर के अंदर यूज होनी होती है, जिसे हम कहते हैं कंप्यूटर चिप, ठीक है। एंड विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सैंड, और ये सिलिकॉन कहाँ से मिलता है? सैंड से। यही आपका एमसीक्यूज बन सकता है कि कंप्यूटर चिप्स किससे बनती हैं, आपने उसको बताना है वो सिलिकॉन से बनती हैं। उसके अलावा ये एमसीक्यूज बन सकता है कि सिलिकॉन कहाँ से आता है, तो आपने कहना है वो सैंड से आता है, ओके। तो ये दो एमसीक्यूज थी, इसलिए मैंने बता दी कि आपने ये पैराग्राफ याद करना है अच्छी तरह। It is up to us whatever we make a sand castle or a computer out of it, कहता है ये हम पे डिपेंड करता है कि हम जो सैंड है उसकी मदद से कैसल बना ले, सैंड का यानी कि मिट्टी का, वो सॉरी रेत का एक घर बना ले, कैसल मिला ले, या फिर हमारी मर्जी हम उससे कंप्यूटर की चिप्स बनाए या कंप्यूटर की चीजें बनाए, ठीक है। तो ये इंसान का जहन होता है कि वो अपनी बेहतरी के लिए क्या करना चाहता है, या तो वो अपना वक्त जाया करे उसके साथ खेल के, या वो उसी की हेल्प से अपने लिए जो है अच्छी अच्छी चीजें बना ले, जैसे कंप्यूटर वगैरह, ठीक है। तो ये आपकी एमसीक्यूज है जो आपने याद करनी है, अच्छी तरह लर्न कीजिएगा। इस वाले पेज पे आपको जस्ट ये वाली चीज याद करनी है और इसके अलावा इसकी अंडरस्टैंडिंग कर लेनी है, और इसके मतलब के लर्न नहीं करना पेपर के लिहाज से, यहाँ से शॉर्टकट से नहीं बनेगा। सिर्फ एक यही चीज है जो बन सकती है कि कंप्यूटर चिप्स क्या हैं और वो कैसे बनती हैं, और जो है वो कहाँ से, सिलिकॉन कहाँ से आता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं।
तो ये हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स। तो फिजिकल क्वांटिटीज और उनके यूनिट्स हमने यहाँ पे यूज करने हैं कि वो क्या हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है, ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं वो होती हैं फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। लेकिन फिजिकल क्वांटिटीज की भी आगे से दो टाइप्स होती हैं जो हम कहते हैं बेस क्वांटिटीज एंड ड्राइव क्वांटिटीज, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले वो फिजिकल क्वांटिटीज का बताएगा इस पूरे पैराग्राफ में, उससे नीचे ये वाला जो पैराग्राफ है इसमें आपको ड्राइव यूनिट्स और बेस यूनिट के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। तो ये ओवरऑल जो पूरा टॉपिक है आपका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से काफी ज्यादा शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं और वो जो शॉर्ट क्वेश्चन है मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। आपने वीडियो को प्रॉपर वॉच करना है और तमाम शॉर्ट क्वेश्चन को आपने राइट कर लेना है कि ये शॉर्ट क्वेश्चन है और पेपर के लिहाज से ये जरूरी है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यहाँ पे बताया जा रहा है फिजिकल क्वांटिटीज का। The foundation of physics depend on the physical quantities in term of which the laws of physics are expressed। कहता है जितनी भी फिजिक्स है उसकी जो बुनियाद है वो किसके ऊपर है, वो फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर है, ठीक है। और वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनकी मदद से आप फिजिक्स के लॉज बना रहे हैं और उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, उसको बयान कर रहे हैं, ओके। तो ये जो लाइन है ये आपको बता रही है कि फिजिक्स की बेस किस चीज के ऊपर है, ओके। एंड देयरफॉर दीज क्वांटिटीज हैव टू बी मेजर्ड एक्यूरेटली। फिर हमें इन क्वांटिटीज को एक्यूरेटली मेजर करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया, ठीक है। एंड दीज आर दी मैथ्स, और इनमें से कौन कौन सी उन्होंने आगे एग्जांपल दी है, मैथ, लेंथ, टाइम, वेलोसिटी, फोर्स, डेंसिटी, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट एंड न्यूमरस अदर्स, और कई सारी और भी हैं, ठीक है। तो ये जो एग्जांपल्स हैं हम बता रहे हैं आपको कि फिजिकल क्वांटिटीज की ये एग्जांपल्स हैं। और फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, ये वो चीज है जिसकी बेस पे फिजिक्स है और फिजिक्स के लॉज बनते हैं, ठीक है। तो ये आपने अच्छी तरह शॉर्ट क्वेश्चन याद करना है, मैंने साथ लिख दिया और इसका शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आ सकता है व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटीज, राइट इट्स एग्जांपल्स। तो फिर आपने ये सारा राइट करना है। उसके बाद आ जाता है यहाँ फिजिकल क्वांटिटी की ये भी डेफिनेशन है, आप राइट कर लीजिएगा, मैंने 9th क्लास में बच्चों को करवाई थी। ऑल दोज क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड बाय एनी टूल और इंस्ट्रूमेंट, यानी कि ऐसी तमाम क्वांटिटीज जिनको हम किसी भी टूल या इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। क्योंकि 9th क्लास में ये शॉर्ट क्वेश्चन बनता था फिजिकल और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज का, तो जो न्यू वाली उनकी बुक आई है ना वहां पे, तो वहां पे मैंने इनको डेफिनेशन करवाई थी, यहाँ पे नहीं लिखी हुई थी इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। आप यहाँ पे लिख सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन, ऑल दोज क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजरेबल बाय एनी टूल और इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो ये मैंने आपको इंग्लिश में बता दिया, आप लिख लीजिएगा, यहाँ पे ऊपर बेशक लिख लीजिएगा। तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन हो चुका है। इसके बाद आपने नीचे वाला शॉर्ट क्वेश्चन करना है जिसमें आपको बताया जा रहा है दो आगे से इसकी फिजिकल क्वांटिटीज की टाइप्स हैं, एक है बेस क्वांटिटी और एक है ड्राइव क्वांटिटी, ठीक है। तो वन बाय वन इनको करते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफ्टन डिवाइड इनटू टू कैटेगरीज, बेस क्वांटिटीज एंड ड्राइव क्वांटिटीज, ठीक है। तो यहाँ तक कि आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटीज, राइट इट्स टू ब्रांचेस। तो फिर आपने सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन लिखनी है जो मैं आपको ऑलरेडी बता दिया, ओरली वही वाली लिख लीजिएगा, साथ में फिर ये एग्जांपल दे दीजिएगा और ये दो ब्रांचेस है उसकी बेस और ड्राइव ये लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ड्राइव क्या है, यहाँ पे ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है, ड्राइव क्वांटिटी और बेस क्वांटिटीज क्या है, ठीक है। ये अलग अलग सिंगल शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है, व्हाट इज ड्राइव क्वांटिटीज एंड व्हाट इज बेस क्वांटिटीज। या फिर हो सकता है इन दोनों का डिफरेंस पूछा जाए कि बेस और ड्राइव क्वांटिटीज में डिफरेंस बताएं। तो ये तकरीबन मतलब एक ही पैराग्राफ में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपने इसको अच्छी तरह कर लेना है जैसे मैंने आपको बता दिया है। ड्राइव क्वांटिटीज क्या है, ड्राइव क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच डिपेंड ऑन बेस क्वांटिटीज, यानी कि ऐसी क्वांटिटीज होती हैं ये जो कि बेस क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड करती हैं क्योंकि उन्हीं की मदद से ये बनती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऑफ ड्राइव क्वांटिटीज वेलोसिटी, एक्सीलरेशन एंड फोर्स, उसके साथ इसने उसकी एग्जांपल भी दे दी है। और जब आपने शॉर्ट क्वेश्चन लिखना है तो आपने एग्जांपल की हेडिंग दे के लिखना है, ठीक है। ये डेफिनेशन होगी तो डेफिनेशन की हेडिंग लिखेंगे और ये एग्जांपल है इसकी आपने एग्जांपल की हेडिंग देनी है, ओके। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बेस क्वांटिटीज क्या होती हैं। बेस क्वांटिटीज आर नॉट डिफाइंड इन टर्म ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज, यानी कि बेस क्वांटिटीज जो है उसको आगे हम डिफाइन नहीं करेंगे। इट बेस यानी कि ये बेस होती हैं क्वांटिटीज एंड डिपेंड इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज, और ये इंडिपेंडेंट होती है, किसी चीज के ऊपर भी ये डिपेंड नहीं करती। इन टर्म ऑफ विच द अदर फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी डिफाइंड, जिनकी बेस पे आगे फिजिकल क्वांटिटीज डिफाइन किए जाएं, ओके। टिपिकली एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर, मतलब बेस क्वांटिटीज की आगे एग्जांपल दी गई है वो है लेंथ, मास एंड टाइम। लेंथ जो है इसको मजीद आप सब डिवाइड नहीं कर सकते, लेंथ का यूनिट जो है वो हमारे पास मीटर या सेंटीमीटर वगैरह होता है, और लेंथ के अलावा इसके और नेक्स्ट ये जो है डिवाइड नहीं होगा, इसलिए ये हमारे पास बेस क्वांटिटी है।
बेस क्वांटिटीज वो तमाम क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम नेक्स्ट सब डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। ये बेसिक यूनिट्स हैं। लेकिन बेस क्वांटिटीज से आगे आप ड्राई क्वांटिटीज बनाते हो, यानी कि दो या दो से ज्यादा बेस क्वांटिटीज को मिला के फिर आप ड्राई क्वांटिटी बनाते हो। जैसे आपने लेंथ को और उसको टाइम को कनेक्ट कर दिया एक दूसरे के साथ, तो ये आपने ड्राई क्वांटिटी बना दी। दो चीजें इकट्ठी कर दो, ठीक है। मीटर पर सेकंड जैसे हमारे पास आ जाता है, तो जो मीटर पर सेकंड है, मीटर हमारे पास लेंथ का यूनिट और सेकंड हमारे पास टाइम का यूनिट है। इन दोनों को जब मैंने इकट्ठा किया तो मैंने मीटर पर सेकंड बोल दिया। अब ये जो मीटर पर सेकंड है, ये किसी न किसी ड्राई क्वांटिटी का यूनिट बन रहा है, ठीक है। तो इस तरह हम इसको पढ़ लेते हैं। जैसे हमारे पास एक्सीलरेशन है तो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, वेलोसिटी है ये मीटर पर सेकंड है, फोर्स है तो ये न्यूटन है, और न्यूटन आगे से डिवाइड हो जाता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। वो मजीद बता रहे हैं जो दो ब्रांचेस है, ड्राइव और बेस, उसके आगे से थोड़ा सा और बताने लगे हैं कि इनको हम मेजर कैसे कर सकते हैं, ठीक है। द मेजर ऑफ अ बेस क्वांटिटी, किसी भी बेस क्वांटिटी को अगर आपने मेजर करना है तो इन्वॉल्व टू स्टेप, इसमें दो स्टेप है, और यही आपका शॉर्टकट बन सकता है कि हम मेजर कैसे कर सकते हैं बेस क्वांटिटीज को, और उनके स्टेप्स बताएं, ठीक है। तो आपने ये दोनों स्टेप बताने हैं। फर्स्ट स्टेप, द चॉइस ऑफ अ स्टैंडर्ड, किसी आपने स्टैंडर्ड को चूज कर लेना है, ठीक है। एंड सेकंड, दूसरा कौन सा है, दी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ procedure for comparing the quantities to the measured with standard so that a number and a unit are determined as the measure of the quantity। जैसे आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था कि आपने एक इसका यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट यूज करना होता है, एक मैग्नीट्यूड होता है और साथ में उसका एक यूनिट होता है। मैग्नीट्यूड वो क्वांटिटी है जैसे 5, 10, 15, वो मैग्नीट्यूड होता था, और क्वांटिटी जो आपने मेजर यूज की है वो साथ में आप यूनिट कर लेते हो, केजी यूज कर लेते हो या मीटर्स यूज कर लेते हो। तो इन दोनों को जब हम सम कर लेते थे तो वो हमारे पास हो जाती थी तो उसको मेजर करने का तरीका। तो यहाँ पे भी वही तरीका उन्होंने बताया कि फर्स्ट आपने चूज कर लेना है कि स्टैंडर्ड क्या आपने रखना है, ठीक है। और सेकंड जो है, सेकंड नंबर पे आपने यूनिट चूज करना है, और यूनिट जो है वो किलोग्राम हो सकता है, मीटर हो सकता है, कुछ भी यूनिट आपने जो भी उसके साथ लगाना है, ठीक है। जैसे अगर आप लेंथ मेजर कर रहे हो तो लेंथ जो है वो एक बेस क्वांटिटी है, ठीक है। तो लेंथ को मेजर करने के लिए सबसे पहली बात तो आपने ये सोच लेना है कि आपने कितनी लेंथ मेजर करनी है। लेट्स सपोज मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक मेजर करना है, तो आप यहाँ पे स्केल रखेंगे, उसकी मेजरमेंट देखेंगे कि वो कितना बन रहा है। लेट्स सपोज ये 7 मीटर्स बन रहा है, तो 7 आपका जो है वो एक स्टैंडर्ड चीज होगी। 7 जो है एक नंबर हो गया, और उसके बाद आपने जो उसका यूनिट लगाया है वो कितना लगाएंगे, लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर्स, तो आप मीटर लिख लेंगे, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया इसको मेजर करने का तरीका। ये आपने दोनों स्टेप लिखने हैं, साथ आप एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। एग्जाम्पल में आप वही एग्जाम्पल लिख लीजिए, बेशक लेंथ वाली जो मैंने आपको अभी बता दी है। मेजरमेंट मस्ट बी रीजनेबल एंड एक्यूरेट, कहते हैं मेजरमेंट जो है वो रीजनेबल होनी चाहिए कि हम ये क्यों कर रहे हैं, उसकी वजह एक एक्यूरेट होनी चाहिए। एंड एक्यूरेट सो दैट दे कैन बी यूज, और उसकी मेजरमेंट हमें एक्यूरेट करनी पड़ेगी जो बाद में भी आने वाले वक्त में यूज हो सके। एंड इजीली, और इसके अलावा जो इसका यूज है वो भी हो और उसे हम इजीली कर सकें इफेक्टिवली, ठीक है। और वो उसको हम इफेक्टिवली तौर पे कर भी सकते हैं, दोबारा परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपने साइड पे देखते हैं, ये यहाँ पे लिखा हुआ है एरियाज ऑफ फिजिक्स के, फिजिक्स के कौन कौन से एरियाज हैं। तो इसको आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि ये ब्रांचेस हैं फिजिक्स की, ठीक है। कि आपने मैकेनिक्स में भी पढ़ा होगा कि मैकेनिक्स क्या होता है, जिसमें हमने किसी भी बॉडी की मोशन वगैरह को पढ़ना होता है। उसके बाद आ जाता है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें हमने किसी भी बॉडी की इंटरनल एनर्जी या हीट या टेम्परेचर को मेजर करना होता है। उसके बाद आ जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, फिर ऑप्टिक्स है, साउंड है जिसमें हमने साउंड को मेजर करना सीखना है। उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल वेव वगैरह होती हैं, इसमें आगे भी 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा, आपको याद आ गया होगा। उसके बाद है हाइड्रोडायनेमिक्स है, उसके बाद स्पेशल रिलेटिविटी। ये तमाम जो है ना यहाँ पे आपको बताई जा रही हैं किस किस एरिया में फिजिक्स को स्टडी किया जाता है, ठीक है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, राइट एनी 4 एरियाज ऑफ फिजिक्स। तो आपने इनमें से कोई भी 4 बता देनी है जो भी आपको याद रह जाएगी, इनको आप लिख के भी याद कर सकते हैं। और इसकी एमसीक्यूज भी बन सकती है, वो इस तरह बन सकती है कि वो ऊपर लिख सकते हैं द एरियाज ऑफ फिजिक्स, और नीचे वो जो है एक इसमें से लिखे बाकी 3 इनमें से नाम लिख दें, तो फिर ये एमसीक्यूज बन जाएगी, ठीक है। और ये जो इधर वाला है ना, ये साइड पे ये इंटरडिसिप्लिनरी एरिया है, यानी कि 2 या 2 से ज्यादा ब्रांचेस को जब हम इकट्ठा पढ़ लेते हैं तो वो इंटरडिसिप्लिनरी बन जाता है। यानी कि फिजिक्स का बाकी जो साइंस है उनके साथ क्या का ताल्लुक है। लाइक आपने फिजिक्स को बायो के साथ पढ़ लिया या स्टडी कर लिया तो वो हमारे पास बायो फिजिक्स हो जाएगी। अगर आप फिजिक्स को एस्ट्रोनॉमी के साथ पढ़ लेते हैं तो एस्ट्रोफिजिक्स हो जाएगी।
इसके अलावा अगर आप फिजिक्स को केमिकल के साथ यानी कि केमिस्ट्री के साथ पढ़ते हैं तो वो केमिकल फिजिक्स हो जाएगी, यानी कि फिजिक्स जो है वो बाकी ब्रांचेस की भी हेल्प करता है। लेट्स सपोज कि आपको कोई ऐसा मसला आ गया है जो सिर्फ केमिस्ट्री में हल नहीं होता, उसके लिए आपको इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत पड़ती है जो कि फिजिक्स आपको प्रोवाइड करती है। तो इसका मतलब है कि आपने फिजिक्स की हेल्प से अपने मसले को हल किया है, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री एक ही टाइम पे वर्क कर रहे हैं तो वो फिर केमिकल फिजिक्स हो जाएगी, ठीक है। उसी तरह इंजीनियरिंग एक अलग से टॉपिक है, लेकिन उसके अंदर भी हमारे पास फिजिक्स के इंस्ट्रूमेंट्स टूल्स वगैरह यूज होते हैं। जैसे हम हमारे पास जो इंजीनियर्स हैं वो ब्रिज बनाते हैं, तो वो ब्रिज बनाने के लिए जिस भी मटेरियल को यूज कर रहे हैं उसके लिए मशीनरी चाहिए, और जो मशीनरी वगैरह जो मशीन वो यूज करते हैं वो फिजिक्स की हेल्प से ही बनाई गई हैं। तो इसका मतलब है कि इन दोनों को कंबाइन करके वर्क किया गया, तो इसका मतलब है ये इंजीनियरिंग फिजिक्स होगी। और ये जो नाम है ना यहाँ पे ये वाले और ये ऊपर वाले, ये 9th क्लास का लास्ट वाला जो है ना वो है चैप्टर, उसमें ये तकरीबन सारी डिफाइन की गई है। कुछ नहीं भी है यहाँ पे, जैसे ये यहाँ पे लिखा हुआ है फिजिक्स ऑफ म्यूजिक, यानी कि हमारे पास जो म्यूजिक है उसकी भी एक फिजिक्स है। उसके बाद आ जाता है फिजिकल ओशनोलॉजी, यानी कि ओशन, आपने इस समंदर के बारे में अगर स्टडी करनी है, उसके अंदर किसी भी इंस्ट्रूमेंट को आपने लेके जाना है तो वो फिजिकली इंस्ट्रूमेंट के यूज कर रहे हैं, तो आपका यहाँ पे नाम आएगा फिजिकल एस्ट्रोग्राफी। तो इसका मतलब है कि ये अलग से भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं और इनके एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, तो आप इनको कर लीजिएगा स्टडी। इनकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे नहीं दी गई क्योंकि फिजिक्स में काफी ज्यादा जो है ना 9th क्लास में ही इनकी एक्सप्लेनेशन हो गई थी, तो इस वजह से उन्होंने यहाँ पे नहीं दी। तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एक और साइड पे ब्लॉक बना है, और वो जो ब्लॉक है वो यहाँ पे इसका है बेस यूनिट का, ठीक है। तो ये जो बेस यूनिट जब आप पढ़ेंगे तभी ये आप यूज भी करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी कि सिस्टम ऑफ यूनिट को इंटरनेशनल तौर पे कहाँ कहाँ यूज किया जा रहा है, और इंटरनेशनल सिस्टम बना कैसे था, किस टाइम ये डेवलप हुआ था। तो ये 9th क्लास में भी आपने किया है, सेम वैसे ही है। इन 1960 यानी कि 1960 में एन इंटरनेशनल कमेटी एग्रीड ऑन अ सेट ऑफ डेफिनेशंस एंड स्टैंडर्ड्स टू डिस्क्राइब द फिजिकल क्वांटिटीज, यानी कि इंटरनेशनल कमेटी जो पूरी दुनिया के साइंसदान इकट्ठे हुए थे एक जगह पे, उन्होंने ये डिसाइड किया था कि हमारे लिए मुश्किल हो जाता है डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में चीज़ों को लेन देन करने का, तो आप लोग उसके मामले को हल करने के लिए इस तरह के यूनिट्स बना लें जो पूरी दुनिया में यूज हो। जैसे आपने किसी भी लिक्विड चीज को मेजर करना है तो आपको लीटर्स में मेजर करना पड़ता है, तो वो लीटर का जो यूनिट है वो किसने फिक्स किया था, वो यहाँ पे इस कमेटी ने बैठ के फिक्स किया था, जिसमें तमाम साइंसदान इकट्ठे होकर एक ही मुतफिक फैसले के ऊपर आ गए थे कि हमने ये यूनिट्स यूज करने हैं। द सिस्टम्स आर दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इज कॉल्ड सिस्टम इंटरनेशनल। फिर ये जो सिस्टम बन गया था, जो यूनिट्स डिफाइन कर दिए गए थे, उनको हम कहते हैं सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, उसी को हम एसआई कहते हैं, ठीक है। द एसआई यूनिट दैट आर यूज्ड इन द वर्ल्ड साइंटिफिक कमेटी एंड बाय ऑलमोस्ट ऑल नेशंस, कहता है ये साइंटिफिक कमेटी ही नहीं सिर्फ यूज करती बल्कि तमाम कौमें इसी को यूज कर रहे हैं, तमाम कंट्री में। And the system international SI consists of two kinds of units, base unit and drive unit। तो ये लाइंस भी आपने याद करनी है कि जो सिस्टम इंटरनेशनल था उसकी भी आगे से दो काइंड्स हैं, एक है बेस यूनिट और एक है ड्राइव यूनिट। तो जब ये शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आ जाता है व्हाट इज सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, तो आपने यहाँ से यहाँ तक आपने इसको लिखना है और उसके बाद ये वाली लाइंस लिखनी है, ठीक है। और इसके अलावा ये एमसीक्यूज भी आ सकता है कि सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट कब डेवलप किया गया था, वो था 1960 में, ठीक है। तो ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद आ जाता है बेस यूनिट। तो बेस यूनिट के बारे में आप लोगों को ऑलरेडी 9th क्लास में भी पता है कि 7 ऐसे बुनियादी यूनिट्स होते हैं जिनकी बेस पे तमाम जो है हम एक्सपेरिमेंट्स वगैरह कर रहे हैं, और इन्हीं की बेस पे आगे ड्राइव यूनिट भी बन जाते हैं, ठीक है। दे आर 7 बेस यूनिट्स फॉर फिजिकल क्वांटिटीज, नेमली उनके आगे नेम है लेंथ, मैस, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लाइट और लेमिनियस इंटेंसिटी एंड द अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। तो इनके नाम आपने लिख के अच्छी तरह याद कर लेने हैं, क्योंकि ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। मैंने आपकी एक्सरसाइज देखी थी इसी चैप्टर की, उसमें भी ये आया हुआ है शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बेस यूनिट एंड ड्राइव यूनिट। तो ये आपकी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद आ जाता है प्रीफिक्सेस सच एज मिली, माइक्रो, किलो, ईटीसी में भी यूज्ड विद देम, इनके साथ ही हम ये सारे प्रीफिक्सेस भी यूज करते हैं। और प्रीफिक्स का वर्ड भी आपको याद आ गया होगा, आपने 9th क्लास में किया हुआ है। टू एक्सप्रेस दी स्मॉलर और लार्ज क्वांटिटीज, बहुत ही छोटी या बहुत ही बड़ी क्वांटिटीज को जब हमने मेजर करना हो तो हम ये यूनिट साथ लगा लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको टेबल नजर आ रहा है। टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से एमसीक्यूज बन जाती हैं
के फिजिकल क्वांटिटी ये तमाम लिखी हुई हैं, साथ उनके यूनिट्स हैं और साथ उनके सिंबल्स हैं। और ये ऑलरेडी आप कर चुके हैं, स्क्रीन को भी एक दफा देख लीजिएगा। ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है कि राइट अ टेबल ऑफ बेस यूनिट्स, तो फिर आपने उनका टेबल बना के सिंबल्स भी बतानी है। तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन हो चुका है। अब नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे ड्राइव यूनिट्स। तो ड्राइव यूनिट्स के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, वो तमाम यूनिट्स जो कि बेस यूनिट की हेल्प से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका भी एक टेबल बनाया हुआ है और इनमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो न्यू है, जो आपने 9th क्लास में नहीं की थी। ठीक है, तो वो भी आप अभी पढ़ लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ड्राइव यूनिट्स कौन कौन से होते हैं बेटा? ड्राइव यूनिट आर दोज यूनिट्स विच डिपेंड ऑन बेस यूनिट्स। तो ये आपको डेफिनेशन ऑलरेडी पता है कि ये वो यूनिट्स हैं जो बेस यूनिट के ऊपर डिपेंड करते हैं। सम ऑफ द ड्राइव यूनिट्स आर गिवन इन टेबल। तो टेबल में आप देख सकते हैं, इनमें से दो चीजें उन्होंने ऐड की हैं। एक तो ये है प्लेन एंगल। तो ये प्लेन एंगल भी आप लोगों को पता है, जिसमें एंगल्स का जिक्र किया जा रहा है और इसमें आप लोग देख सकते हैं इसको ऊपर या नीचे करके, ये रेडियन में मेजर होता है और इसकी कोई भी डिमेंशन नहीं है, ये डिमेंशन लेस है। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा सॉलिड एंगल। रेडियन तो आपको पता होगा, आपने सुना होगा 9th-10th के मैथ में, पहले एंगल। ठीक है, और इसी तरह सॉलिड एंगल के लिए स्ट्रेडियन यूज करते हैं, इसकी जगह पे भी थीटा नहीं हो रहा। ठीक है, और यहाँ पे डिग्री नहीं हो रहा। ठीक है, जो डिग्री यूज करते थे ना, उसी डिग्री को नेक्स्ट फिर हमें कन्वर्ट करना पड़ता है रेडियन में। एक डिग्री जो होती है वो π/180 के इक्वल होती है, फिर वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाती है। π/180 करें तो 7 रेडियन आ जाता है। इसी तरह स्ट्रेडियन है, और फिर ये भी डिमेंशन लेस है। यहाँ पे आपको उसके टेबल में याद करना पड़ेगा कि प्लेन एंगल की कोई भी डायमेंशन नहीं है, ना ही सॉलिड एंगल की। ओके, फोर्स है तो फोर्स के साथ में उन्होंने डायमेंशन भी लिखी हुई है, और यहाँ पे ये सारी प्रॉपर टेबल है, इसको आपने अच्छी तरह याद कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है द यूनिट्स ऑफ प्लेन एंड द सॉलिड एंगल। कहता है जो प्लेन और सॉलिड एंगल था, इसका जो यूनिट है ये कब डिस्क्राइब किया गया था, कब ये इजाद हुआ था? 1995 में। ठीक है, तो ये आपने याद करना है, ये आपकी एमसीक्यूज है, मैंने इसलिए मार्क किया ताकि हेल्प हो जाए आपकी। इसके बाद आ जाता है आपका लॉन्ग क्वेश्चन, और ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको प्रॉपर याद करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये लॉन्ग क्वेश्चन है आपका। ठीक है, और ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी पूछा जा सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी ये पेपर में आ सकता है। तो लॉन्ग क्वेश्चन क्या है? इन एडिशन टू द बेस एंड ड्राइव यूनिट्स, कहता है बेस और ड्राइव यूनिट के एडिशन में हमने क्या किया था? दी एसआई परमिट, एसआई ने ये एक्सेप्ट कर लिया था यूज ऑफ सर्टेन एडिशनल यूनिट्स, यानी कि बेस और ड्राइव यूनिट के अलावा भी आप कुछ ऐसे यूनिट्स हैं जो यूज कर सकते हैं या पहले यूज होते थे। ठीक है, इंक्लूडिंग उनमें से कौन कौन से हैं? पहला स्टेप है आपका दी ट्रेडिशनल मैथमेटिकल यूनिट्स। कहते हैं पुराने दौर में जो मैथमेटिकल यूनिट्स यूज होते थे फॉर मेजरिंग एंगल्स, एंगल के लिए डिग्री, जो मैं आपको ऊपर बता रही थी। ठीक है, डिग्री थे। उसके बाद था आर्क मिनट्स एंड आर्क सेकंड्स। अब तो रेडियन यूज करते हैं ना, पहले एंगल के लिए सिर्फ डिग्री यूज किया जाता था, यहाँ पे आर्क मिनट या आर्क सेकंड, अब रेडियन आ गया। उसके बाद आएगा दी ट्रेडिशनल यूनिट फॉर स्टैंडर्ड टाइम। टाइम के लिए जो यूनिट पहले यूज होता था वो था मिनट, सेकंड, मिनट, आवर्स, डेज एंड ईयर्स। अब तो सेकंड आ गया ना, तो ये पहले वाला बता रहे हैं। मिनट्स तो खैर अब भी यूज होते हैं, लेकिन हमने जो अगर गिवन डेटा में मिनट्स दिए जाए तो हम, आपको पता है ना, सेकंड में कन्वर्ट करते हैं सबसे पहले न्यूमेरिकल को हल करते वक्त, सॉल्व करते वक्त। इसका मतलब है कि मिनट्स अब यूज नहीं हो रहे, अब सिर्फ सेकंड के जो है ना वही यूज किया जा रहा है। लॉगरिथमिक यूनिट्स बेल, लॉगरिथम में बेल यूज किया जाता था एंड इट्स मल्टीपल सच एज डेसिबल। और ये बेल और डेसिबल जिन बच्चों को नहीं पता, अभी अगर आपको याद आए तो 10th क्लास में आपने ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट में बेल और डेसिबल वगैरह पढ़ा था। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा टू मेट्रिक यूनिट्स कॉमनली यूज इन ऑर्डिनरी लाइफ, द लीटर फॉर वॉल्यूम। कहता है कुछ ऐसे हैं जो हम अभी भी यूज कर रहे हैं, उसमें है वॉल्यूम जो यूज करते हैं मेजर करने के लिए लीटर्स का, एंड टन्स, और वजन मापने के लिए हम टन्स यूज करते हैं, ये अभी भी यूज हो रहा है। फॉर लार्ज मासेस, बहुत बड़े बड़े मास हो तो उनको हम मेजर करने के लिए टन यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अगला पॉइंट, वो क्या है? टू नॉन मैट्रिक साइंटिफिक यूनिट्स और एटॉमिक मास यूनिट जो कि हमारे पास यूज किया जाता है केमिस्ट्री में, म्यू है एंड दी इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी। ठीक है, ये भी आपने यूनिट्स यूज किए हुए हैं केमिस्ट्री में, आपको याद आ गए होंगे। एंड दी न्यूटिकल माइल एंड नॉट यूनिट्स द ट्रेडिशनली यूज एट द सी एंड इन मेट्रोलॉजी। कहते हैं ये जो हमारे पास नेटिकल मिनट है ना, नेटिकल माइल,
वो यूज होता है सी में, और जो नॉट है उसको हम मेट्रोलॉजी वगैरह में, यानी कि तारों से तारों की मेजरमेंट वगैरह के लिए हम इसको यूज करते थे। और जो समुद्री तौर पे यानी कि समंदर के अंदर जो मेजरमेंट वगैरह करनी होती थी उसमें हम ये यूज करते थे। ठीक है, तो ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में बन सकते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में अलग अलग भी बन सकते हैं। ठीक है, इन तमाम के, तो ये आपने अच्छी तरह याद करने हैं हर एक के यूनिट से, यानी कि आपने इनको गैर जरूरी समझ लेना है। इनके एमसीक्यूज भी बन सकते हैं पेपर में और इनके शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं। एमसीक्यूज इस तरह आ सकता है कि कौन सा यूनिट मेजर किया जाता है, यूज किया जाता है सी की मेजरमेंट के लिए, तो आपने इसको टिक करना है, ये वो होगा न्यूमेरिकल माइल। उसके बाद ये आपका आ जाता है मेट्रोलॉजी में हम कौन सा यूनिट यूज करते हैं, तो वो होगा नॉट। ठीक है, इसी तरह से आपकी ये एमसीक्यूज भी बन सकती है, ऊपर वाली भी एमसीक्यूज बन सकती थी कि इसको वॉल्यूम मेजर करने के लिए लीटर है, उसके बाद जो है मैस मेजर करने के लिए कौन सा है, वो है टन वगैरह। ठीक है, तो ये आपने अच्छी तरह याद करना है। ये बेल या डेसिबल वगैरह ये अलग अलग एमसीक्यूज भी बन सकती हैं। ओके, इसके बाद आएगा हमारे पास दी आर्क एंड हेक्टर। हेक्टर है और एक आर्क है, कॉमनली मेट्रिक यूनिट्स ऑफ लैंड एरियाज, यानी कि जमीन के एरियाज को मेजर करने के लिए ये यूनिट्स थे। ठीक है, इसके बाद आएगा द बार इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर को मेजर करने के लिए आप बार का यूनिट यूज करते थे, एंड इट इज कॉमनली यूज एज द मिली बार, और इसका एक और यूनिट जो है वो मिली बार है इन मेट्रोलॉजी, और मेट्रोलॉजी में, एंड द किलो बार इन इंजीनियरिंग। मेट्रोलॉजी के अंदर मिली बार है, बार जो है वो जमीन के ऊपर वैसे ही यूज किया जाता है प्रेशर के लिहाज से, किलो बार जो है वो इंजीनियरिंग में यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये अलग अलग है, प्रॉपर इनको आपने याद कर लेना है। इसके बाद है दी एंगस्ट्रॉम एंड दी बॉर्न, ये दो नाम है, एंगस्ट्रॉम और बॉर्न, ये मैंने भी फर्स्ट टाइम ही वैसे सुने हैं, पहले यूज होते थे ना पुराने दौर में, इस वजह से इनके नाम हमने सुने नहीं हुए। यूनिट्स यूज इन फिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी, तो ये भी फिजिक्स के अंदर दो वर्ड्स इस तरह के हैं जो यूज किए जाते थे मेजरमेंट के लिए। ठीक है, तो ये आपका तकरीबन लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। इसको एक दो दफा लिख के आपने प्रैक्टिस कर लेनी है ताकि ये आपकी अच्छी तैयारी हो जाए। तो फर्स्ट लेक्चर आपका कंप्लीट हो चुका है। अगर समझ आ गई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहे। नेक्स्ट इंशाल्लाह हमने साइंटिफिक म्यूटेशन वाला और आगे एक और लॉन्ग क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट पेज पे वो वाला तैयार करना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।